जय श्री श्याम सभी को। तो आज हम DEEE एंड EMRS TGT मैथ्स की क्लास 10th स्टार्ट करते हैं। 9 क्लास ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो देख सकते हो आप, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है इस सीरीज़ का नाम क्या है, टारगेट सीरीज़। तो आज हम टारगेट सीरीज़ का डे 10 स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि अननेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज। देखो हमें क्या दे दिया, इनफाइनाइट सीरीज यू आई इज। हमें बताना है कि यू आई किसको अप्रोच करेगा, 10 को। हैज़ आई टेन टू इन्फिनिटी, यू आई इन्फिनिटी को। तो जो आई है, आई टर्म है, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। यू ऑफ आई क्या दे देगा, 1 जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, एंड यू ऑफ आई इज इक्वल टू 0 जब ये किसको अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। ये ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें आपका क्या कंसेप्ट लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसका कंसेप्ट है ना, रट लो। रट लो का मतलब याद कर लो इस चीज़ को, ठीक है। ये एक रिजल्ट है आपका, ठीक है। तो इसको याद कर लो। वो रिजल्ट क्या बोलता है कि जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो उसकी जो एन टर्म है ना, अब यहाँ पे आई टर्म दी हुई थी, तो एन टर्म क्या, आई वो एन टेन टू इन्फिनिटी ए ऑफ एन क्या होता है, 0। मैं क्या बोल रही हूँ कि जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट होती है ना, तो उसकी जो क्या कहते हैं एन टर्म होती है ना, वो 0 को अप्रोच करती है। एक बार और देखो, जब भी कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी एन टर्म किसको अप्रोच करती है, 0 को। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि जब भी कोई टर्म जो एन टर्म है वो 0 को अप्रोच करती है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्ज होगी। तो इसका कन्वर्ज कैसे ट्रू नहीं होता, देखो मैंने 1/n² ले लिया, ठीक है, एन 1/n⁴ ले लिया, ठीक है। मैंने आपको पी टेस्ट कराया था, पी टेस्ट से मैंने देखा कि यहाँ पे 1/n⁴ थी ना, जब p > 1 होता है तो क्या होता है, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो 1/p यानी कि n⁴p, p की वैल्यू कितनी है, 2 क्या हो गया, > 1 हो गया। तो ये सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। लेकिन मैंने 1/n⁴ देखा, और जब इस पे लिमिट लगाई n टेन टू मतलब इन्फिनिटी, बाय पी टेस्ट मैं क्या कह सकती हूँ कि 1/2 है ना, वो <1 है, तो ये सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट। तो कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो उसकी एन टर्म तो क्या होती है, 0। लेकिन जब भी किसी भी टर्म की एन टर्म क्या होती है, 0, तो वह ज़रूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट होगी। बात आई समझ में। एक बार और बताती हूँ मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब भी कोई सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट। ध्यान से देखो, जब भी कोई, इसको याद ही कर लो, मैं इसलिए मतलब ज़्यादा इस पर फोकस कर रही हूँ क्योंकि रिजल्ट है, मेरे को याद कराना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि आगे यूज़ होगा। मैं क्या कह रही हूँ, जब भी कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है तो उसकी एन टर्म क्या होती है, 0। लेकिन किसी भी सीरीज़ की एन टर्म 0 है तो वो ज़रूरी नहीं है कन्वर्जेंट होगी। इसका प्रूफ मैंने आपको नीचे दिखा दिया, आगे समझ में। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब इसका क्वेश्चन देखो, इतना ही कंसेप्ट था, तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या दे दिया, अननेसेसरी कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंट ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, कि कोई भी सीरीज जब कन्वर्जेंट है तो उसकी, अब इस वहाँ पे एन टर्म ली थी मैंने, तो यहाँ पे आई टर्म क्या हो जाएगी, 0, और आई किस पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे। आ गया, हो गया कनेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि क्या कहते हैं एन टर्म, मतलब जो इसकी आई टर्म है वो 0 को अप्रोच करी है, तो क्या वो सीरीज कन्वर्जन, इसका मतलब आपको कन्वर्ज भी दिया जा सकता है, क्या वो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, क्या वो सीरीज डाइवर्जेंट होगी, नाइदर कन्वर्जेंट नॉन डाइवर्जेंट बोथ। तो आपका आंसर उसमें आ जाएगा नाइदर कन्वर्जेंट नॉन डाइवर्जेंट, बिकॉज हम बता नहीं सकते उस टाइम पे, ठीक है। हो गए 2 क्वेश्चन कनेक्ट। चले नेक्स्ट हमें क्या दिया है कि अ सीक्वेंस एस आई इज़ बाउंडेड इफ़। अब मैंने आपको ऑलरेडी मतलब क्लास नंबर 9th है, डे 9th पे मैंने आपको पढ़ाया था कि बाउंडनेस का मतलब क्या होता है, कि कोई भी सीरीज, जब ऑक्सीलेटिंग वाला भी बताया था उसमें भी बताया था आपको, 8th 9th एंड 10th वीडियो में देखो दोबारा से ये कंसेप्ट आ गया। बाउंडेड का मतलब क्या होता है, जब भी दो सीरीज़ क्या होती है, किसी भी चीज़ से बाउंड होती है,
मतलब जैसे उधर वो क्या था 0 और 2 का एग्जाम्पल था, 0 पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, 0 पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, तो मतलब वो दो सीरीज़ के बीच में क्या हो गया था, बंद चुका था। तो कोई भी सीक्वेंस हमारी बाउंडेड कब होएगी, जब वो ग्रेटर देन भी होगी, ठीक है, और लेस देन भी होगी, ठीक है। फॉर आई इज आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जैसे इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब खाली लेस देन तो नहीं हो सकती, खाली लेस देन इक्वल टू भी नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू भी नहीं हो सकती, तो उसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू दोनों होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो सीरीज़ क्या होगी, बाउंडेड, ठीक है। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, अगर आपको थोड़ा और भी इसको अच्छे से समझना है तो आप क्लास नंबर 9th देख सकते हैं एक बार, ठीक है। मतलब जो रेगुलर बच्चे जुड़े हैं उनको तो समझ में आ गया होगा ये, मतलब जो अभी नए नए जिन्होंने स्टार्ट की है वीडियो देखना, अगर उनको थोड़ा सा लग रहा है ना भाई ये नहीं आया, तो एक बार आपने पीछे वाली वीडियो देख के आओ, आप कनेक्ट कर जाओगे चीज़ों को, ठीक है। अब चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं ये थोड़ा जल्दी इसलिए बता रही हूँ ये वाले क्वेश्चन क्योंकि मैंने ऑलरेडी अच्छे से मतलब आपको टाइम दे के समझाए हुए हैं ये, ठीक है, 9 मिनट। तो मुझे लगता है कि दोबारा से इन पे एक बार ही टाइम देना, मतलब और क्वेश्चन कर सकते हैं हम ज़्यादा, ठीक है, तो इसलिए तो भाई जिसको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, एक बार आप पीछे वाली मैंने लिखी हुई है ना वीडियो नंबर, तो एक बार आप जाके ना उन वीडियो पे विजिट करना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने 7-7 मिनट दिए हुए हैं इन टॉपिकों पे, ठीक है, अच्छे से खोल के बता रखे हैं सारे टॉपिक। तो यहाँ देख लेते हैं कि एवरी नॉन इम्पैथी सेट ऑफ अ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड अबव। अब दिमाग लगाओ, बाउंडेड अबव में मैंने क्या बताया था, बाउंडेड अबव में था आपका लीस्ट अपर बाउंड, उसका दूसरा नाम क्या था, सुप्रीमम। तो यहाँ पे देख लो कौन सा है, सुप्रीमम नॉट इन आर, ये तो गलत हो गया, इम्प्रीमम तो होगा ही नहीं, तो बच क्या गया, सुप्रीमम इन आर। एक बार ये पीछे आप जाके बच्चों देख के आना, अच्छे से समझ में आ जाएगी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरी गारंटी है। फिर इस क्वेश्चन को देखना, आप समझ जाओगे, लिख लेना, कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है, अगर नहीं समझे तो। मैं सही बता रही हूँ, ये पीछे एक बार आप जाके देख के आना, ऑलरेडी समझ जाओगे। इसके मतलब यहाँ पे टाइम देने से ज़्यादा मैं थोड़ा सा और आपको करा देती हूँ एक आध क्वेश्चन, ठीक है। चलें आगे। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या दिया है कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू x² माइनस वाई। इसका हमें क्या बताना है, सोल्यूशन बताना है। तो इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, ये हमारी एक क्या दे दी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी। हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से होती है, एक तो y की टर्म में होती है और एक होती है x की टर्म में, ठीक है। जो y वाली टर्म में होती है ना, उसमें y ऊपर आता है क्योंकि y की टर्म में है, dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। थोड़ा सा आ रहा है दिमाग में, नहीं आ रहा तो देखो मैं बता रही हूँ ना, ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ y क्या होती है। अब y की टर्म में है तो y ऊपर आ गया, dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब p क्या होता है, जो यहाँ पे टर्म होती है, q क्या होता है, जो ये वाली टर्म होती है। तो जो इसका जर्नल सोल्यूशन बनता है वो क्या बनता है, अब ये y की टर्म में थी ना, तो पहले आ गया y की टर्म में थी। अब पता कैसे चलेगा, क्योंकि ना आधे तो इसी में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, x आएगा y आएगा, अगर ऊपर y है ना तो y की टर्म में है, ठीक है, और यहाँ भी y चलेगा। तो ये मतलब पूरा जो आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना y की टर्म में होगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी ऑफ एक्स। यहाँ पे डी ऑफ एक्स क्यों लगाया है, क्योंकि ये इंटीग्रेशन x की टर्म में होगा प्लस c। बस यही थोड़ा सा ध्यान रखना होता है यहाँ पे, किसकी टर्म में, अगर y की टर्म में इक्वेशन दिया ना तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x का होगा, इंटीग्रेशन किस पे जाएगा, x पे, ठीक है। यहाँ पे दे दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द टर्म ऑफ x, तो x है तो पहले ऊपर क्या आ गया, x, यहाँ भी x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब इंटीग्रेशन किस में जाएगा, y में जाएगा, तो x और x की टर्म में है तो पहले क्या गया, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेशन हो किस में जाएगा, मतलब इसके अपोजिट में, प्लस से। इतनी बात आई समझ में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन क्या होते हैं। तो अब आपको जो एक क्वेश्चन दिया उसको बना लो, dy/dx, अब ये माइनस था ना, इसको इधर ले आओ, प्लस इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, x²। अब पहले तो ये बताओ मेरे को, ये किसकी टर्म में है, वेरी गुड, किसकी टर्म में है, y की टर्म में, क्योंकि ऊपर क्या आ गया, y। तो इंटीग्रेशन किस में चलेगा, x की टर्म में, ठीक है। यहाँ तक आ गई बात समझ में। तो dy/dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू x²। तो p की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से कंपेरिजन करेंगे तो 1 एंड q क्या हो जाएगा, x²। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल जाएगा, e की पावर p dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो e की पावर x, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्यूशन पे पुट कर दो, अब किसकी टर्म में है, y की टर्म में, तो पहले क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेशन किस में चलेगा, डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आपको बाई पार्ट्स रूल आता है। एक हमारा मतलब ये फॉर्मूला होता है आइलेट। आइलेट का मतलब क्या होता है कि मतलब देखते हैं पहले कौन कौन से फंक्शन होते हैं। आई मतलब इंटीग्रल फंक्शन, लोगरिथम, ठीक है, अलजेब्रिकल, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे होता है, जो जो पहले होंगे ना उसको पहला मानेंगे और जो बाद में होंगे उसको सेकंड मानेंगे। तो ये तो कौन सा हो गया, अलजेब्रिक हो गया। अलजेब्रिक कहाँ है, ये रहा हमारा बीच में। एंड सेकंड फंक्शन कौन सा हो गया, एक्सपोनेंट, ये क्या होता है, सेकंड। तो इसी के अकॉर्डिंग रूल चलेंगे कि फर्स्ट हमारा अलजेब्रिक आएगा और सेकंड टर्म किसको मानेंगे, एक्सपोनेंट को, ठीक है। इसका जब खोलते हैं ना तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का क्या, इंटीग्रेशन प्लस सी, ये होता है इसका बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं इसको। हो रही है ना कुछ कुछ चीज़ें कनेक्ट है। तो y इंटू ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रेशन लगाओ पहले, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन एंड सेकंड का क्या दे दिया, इंटीग्रेशन प्लस सी, ठीक है। अब y इंटू ई की पावर एक्स एज इट इज़, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज़, ई की पावर एक्स माइनस में 2 बाहर ले लो। अब यहाँ दोबारा से बाई पार्ट्स लग जाएगा। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो इसलिए वहाँ हट गया, तो ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब y इंटू ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, क्योंकि ये हो गया ख़त्म, ये भी यहाँ से ख़त्म हो गया। और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स प्लस सी। अब यहाँ से पूरे टर्म में ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, बट यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या करो, ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई, ई की पावर एक्स से क्या करना है, डिवाइड, ठीक है। ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, सी बाई ई की पावर बाई में बच जाएगा, इसलिए ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया तो कट गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्या निकल गया हमारा, सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में। पता है मैं यहाँ लिख सकती थी एक एक स्टेप, फिर मैं लिखती ना तो ये कैमरा ऐसे करके हिलता, ठीक है, तो फिर मज़ा नहीं आता आपको, इसलिए मैंने पहले ही सोल्व कर दिया था कि मैं बस बोल बोल के बता दूँ, ठीक है। बाकी कहीं भी दिक्कत लगे ना बता देना कमेंट करके, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।